स्वायत्त राज्यों का उदय। प्रश्न नंबर है आपका 81। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम पता करें। नंबर 1, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। सेकंड है आपकी जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50। थर्ड, आउटरम्स रिपोर्ट। तो आपको क्रम से बताना है कि सबसे पहले किस रपट का प्रकाशन हुआ था, यानी कि अवध के प्रशासन पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न जो रपटों का प्रकाशन हुआ था। तो आपकी रपटें दी गई हैं 3 और आपको क्रम से बताना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी रपट का प्रकाशन हुआ था, वह थी आपकी नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50। थर्ड, आउटरम्स रिपोर्ट। तो आपका क्रम कौन सा है, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही आपके क्रम से दी गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से आपके सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से आपके सही है। तो पहला आपका क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। नहीं, तो मराठे और निजाम को हैदर अली अपने साथ मिला लेता है। किस युद्ध में? आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में। तो ये कथन आपका हो जाता है गलत। सेकंड है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के हैदर अली का साथ ना देकर इन्होंने पहले युद्ध में साथ दिया था। तो सेकंड आपका भी गलत है। आपका सेकंड में ना देकर किस में दिया था? पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसने? मराठे और निजाम ने। तो आपके दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। सेकंड, मुर्शीद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग न लाए जाने की व्यवस्था दी। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक प्रदान कर दी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो आपका प्रश्न क्या था? पहला कथन है आपका, शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। यानी कि इन्होंने 30 लाख रुपए ले लिए वार्षिक कर के बदले में, और उनका फिर क्या कर दिया था? सीमा शुल्क इनको मुक्त रखा था। किनको? अंग्रेजों को। तो यहाँ पे एक प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पे 30 लाख न होकर इन्होंने 3,000 रुपये लिए थे। किससे? अंग्रेजों से, और सीमा शुल्क को इनको मुक्त प्रदान कर दिया था। तो ये आपका प्रश्न पहला कथन गलत है आपका। सेकंड है, मुर्शीद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। यानी कि इन्होंने जो कंपनी के लिए जिन्होंने क्या दिया था? दस्तक दिया था। दस्तक माने एक दस्तावेज जिसमें क्या है? मुक्त व्यापार कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बोला था कि आप निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरा है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी थी। यानी कि इन्होंने भारतीय व्यापारियों से कुछ शुल्क लेकर और इनको दस्तक क्या प्रदान कर दिया था? किनको? भारतीय व्यापारियों को। उन्होंने? अंग्रेजों ने। तो आपके 2 और 3 सही है, आपका पहला गलत है। तो पहला आपका 30 लाख ना होकर कितना होना चाहिए थे? 3,000 रुपये वार्षिक के बदले। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें, केवल 2 और 3 ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली है आपकी अमृतसर की संधि, सेकंड है आपकी चतुर्थ मैसूर युद्ध, थर्ड है आपकी लाहौर की संधि, और फोर्थ आपका ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि। तो कूट आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना आपको इसमें से कौन सा कूट सही है। तो सबसे पहली कौन सी घटना घटित होती है? वह होती है आपकी चतुर्थ मैसूर
युद्ध। ये कब होता है? 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सेकंड आपकी जो घटना घटती है होती है अमृतसर की संधि। किसके मध्य होती है? ये रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होती है अमृतसर की संधि। थर्ड है आपकी ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि होती है। और फोर्थ में आखिरी में लास्ट में होती है आपकी लाहौर की संधि। तो आपका क्रम क्या सही होगा? 2, 1, 4, 3 है किसी में आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले चतुर्थ मैसूर युद्ध, उसके बाद आपकी अमृतसर की संधि, फिर आपकी ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि, आखिरी में आपकी लाहौर की संधि। अगला प्रश्न, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? यानी कि जो उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं का नाम आपने सुना होगा, उनके बारे में 4 आपके कथन दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पहला कथन है आपका, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रित किया। क्या ये सही है? सेकंड नंबर, वे ज़्यादा शाह को सत्ता में लाई। थर्ड, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। फोर्थ, उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया। तो सैयद बंधुओं के बारे में आपको कथन बताना है इसमें कौन सा सही है, तो वह सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, वे ज़्यादा शाह को सत्ता में लाई। तो ये सही नहीं है, तीनों सही है। फर्स्ट क्या है? उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, ये सही बात है, वे जिसको भी चाहे राजा बना सकते थे। सेकंड, थर्ड, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ये सही है। फोर्थ, उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके सही है, आपका सेकंड नंबर का आपका गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है? यानी कि जो टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के चलाए थे और उनका वजन है किसमें? ग्राम में नापा जाता है। तो आपको इन चारों सिक्कों में से बताना है कि इसमें से कौन सा सिक्का है जिसका सही ग्राम नहीं दिया गया है। तो पहला है आपका बाखरी 43 ग्राम के बराबर था, आबदी 87 ग्राम के बराबर, जाफरी 20 ग्राम और काजमी 0.8 ग्राम। तो आपके तीनों ही सही है, बाखरी, आबदी और जाफरी, इनका सही मिलान दिया गया है। लेकिन डी काजमी नाम का इनका कोई सिक्का नहीं था चांदी का। तो आपके उन्होंने 3 ही सिक्के चलाए थे, बाखरी, आबदी और जाफरी, काजमी इन्होंने नहीं चलाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? पहला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। सेकंड, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो ये आपके 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है। तो वह जोड़ा है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू पराजित हो गया था और युद्ध के मध्य दिवंगत यानी कि वीरगति इसको प्राप्त हो गई थी। तो आपके पहले, दूसरा और तीसरा आपका सही नहीं है। तो क्या है आपका? पहला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या है? हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया प्रथम युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। सेकंड में क्या है? हैदर अली पराजित हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 का ए है, 2 का इसमें जी मिलान है, ए का जे और बी का है आपका पहला वाला। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान युद्ध जीतता नहीं है बल्कि हार जाता है और इसको संधि करनी पड़ती है। और चतुर्थ तो बिल्कुल सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू पराजित हो गया है और युद्ध के मध्य दिवंगत भी हो जाता है, यानी वीरगति इसको प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन एक सही सुमेलित है? मीर मदन मीर जाफर का दीवान है, राम नारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक है, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार है, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ है। तो आपको इसमें से सही बताना है कि इसमें सही सुमेलित आपका कौन सा है। तो सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? जगत सेठ है जो बंगाल का एक प्रसिद्ध सेठ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मीर मदन ये कौन था? तो ये था आपका मीर मदन सिराजुद्दौला का, ये जो प्लासी का युद्ध होता है इसके सेना की एक टुकड़ी का एक वो होता है सेना नायक। ठीक है, तो ये सही है आपका। राम नारायण ये कौन था? ये था आपका मीर जाफर का दीवान था। कौन? मीर राम नारायण
और राय दुर्लभ, ये दोनों कौन थे? मीर जाफर के दीवान थे। लेकिन जो मीर मदन है वह कौन था? सिराजुद्दौला के एक टुकड़ी का सेना नायक था। लेकिन जगह सेठ आपका बिल्कुल सही है, बंगाल का ये प्रसिद्ध सेठ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके ए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया। कारण, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। कूट है आपके ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड, ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ, ए गलत है किंतु आर सही है। तो पहला कथन आपका क्या है? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया। इसका नाम क्या दिया था? स्वतंत्रता का वृक्ष। कारण, टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। यानी कि टीपू सुल्तान के जो दिमाग पर उसमें क्या उसने सोचा था कि जैसे कि फ्रांस में जो स्वतंत्रता मिली है वैसे हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे। तो इसके दोनों ही इसके कथन और कारण सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? वो होगा बी, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकम सही सुमेलित नहीं है? दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 3 4। तो ये आपके कूट हैं और इनमें से बताना आपको कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका क्या है? दुर्लभ, ये कहाँ का था? बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, ये आपका सही है। जगत सेठ, तो जगत सेठ आपका कहाँ था? मुर्शिदाबाद का सेठ था, ये भी आपका सही है। मोहम्मद रजा खां, ये कहाँ का था? ये बंगाल का दीवान था, ना कि बिहार का दीवान। और राजा सिताब राय था बिहार का दीवान। तो इसमें से आपके कौन से सही नहीं है? 3 और 4, बाकी दोनों सही है। तो मोहम्मद रजा खां आपका बंगाल का दीवान था, ना कि बिहार का दीवान। और राजा सिताब राय था आपका बिहार का दीवान। ठीक है, तो आपके 3 और 4 सही नहीं है, पहला 2 सही सुमेलित थे आपके। दुर्लभ थे बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष और जगत सेठ थे मुर्शिदाबाद के सेठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया के कूटनीतिज्ञ भेजे थे। तीसरा, उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, उसने सामुद्री सेना नहीं बनाई थी। तो क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? यानी जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। तो वह सत्य नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने सामुद्री सेना नहीं बनाई थी, उसने जल सेना बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि उसने सामुद्री सेना नहीं बनाई थी, तो उसकी जल सेना थी। तो पहला आपका क्या है? उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, एक कथन आपका सही दिया गया है। सेकंड, उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे, ये भी सही है। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए, ये भी सही है। लेकिन उसने सामुद्री सेना नहीं बनाई, यानी उसने नौसेना नहीं बनाई थी, उसने नौसेना बनाई भी थी। तो आपका बिल्कुल डी आपका इसमें सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सेकंड, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। थर्ड, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। फोर्थ, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो आपको बताना इसमें से एक कथन जो सही नहीं है, वह कथन आपको छांटना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह कथन नहीं है आपका सही ऑप्शन नंबर बी, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। तो उसने कोई भी नई राजस्व की पद्धति प्रारंभ नहीं की थी, ये आपका ऑप्शन नंबर है बी गलत। तीनों सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये आपका सही है। थर्ड,
आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। फोर्थ, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपका सही नहीं है बी। अगला प्रश्न, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? नंबर ए, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण, मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू का आक्रमण, सी, अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण, डी, टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य संबंध। तो आपको बताना इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित, सही, इनमें से प्रथम क्या प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था, यानी कि वह आपको बताना है जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर ए, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। यानी कि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था, जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू पराजित हो जाता है और काफ़ी इसको क्षति होती है आपके आर्थिक रूप से और सैनिक दृष्टि से भी। तो जब क्या है, इसको अपमानजनक इसके ऊपर संधि ला दी जाती है, तो ये भी चाहता है कि हम युद्ध लड़ें और अपनी जो संधि हमारे ऊपर ला दी गई है उससे हम छुटकारा हमको मिले, और अंग्रेज भी चाहते थे कि हम टीपू को पूरी तरह से दबा दें और आगे अपने सत्ता का संचालन करें। तो पहला कारण उसमें क्या था, तत्काल कारण, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपको क्रम बताना है कि प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो आपको बताना है इनके समय कौन कौन से आपके अंग्रेज अधिकारी थे। तो प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध में आपके कौन सा अधिकारी था, वह था आपका कर्नल स्मिथ। ठीक है, तो प्रथम मैसूर युद्ध में कौन थे आपके, कर्नल स्मिथ। द्वितीय मैसूर युद्ध में, तो द्वितीय मैसूर युद्ध में आपके कौन थे, वह थे आपके वारेन हेस्टिंग। तृतीय मैसूर युद्ध में थे आपके, वह थे आपके कॉर्नवालिस। और चौथे मैसूर युद्ध में थे आपके बेलेजली। प्रथम मैसूर युद्ध में थे आपके कर्नल स्मिथ, सेकंड मैसूर युद्ध में थे आपके वारेन हेस्टिंग, तृतीय मैसूर युद्ध में थे आपके कॉर्नवालिस और चतुर्थ मैसूर युद्ध में थे आपके बेलेजली। तो आखिरी में चतुर्थ मैसूर युद्ध जब 4 युद्ध लड़े गए तब इन्होंने मैसूर पर अपना कब्जा कर पाए थे। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो एक वाडियार राजवंश के राजा को गद्दी पे बैठा देते हैं बच्चे को, और अपना प्रभुत्व उसके ऊपर मैसूर के ऊपर जमा लेते, कौन, अंग्रेज। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, वो होगा बी, ए का 5, बी का 4, सी का ए और डी का 3। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची पहले में क्या है आपके बरस और सूची 2 में क्या है आपकी घटना। तो 1775, 1780, 1824 और 1838। तो इन सनों में आपको बताना कौन सी घटना कौन किस सन में घटित हुई थी। तो 1775, तो उसमें आपकी कौन सी घटना घटित होती है, वह होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो 1775 में क्या होता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780, तो 1780 में होता है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। सी है आपका 1824, इसमें आपकी कौन सी घटना घटित होती है, वह होती है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838, इसमें होता है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो 1775 में होती है आपकी कौन सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में आपका क्या होता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में क्या होता है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये आपका क्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर में कौन सही है, वो होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। मीर कासिम, हैदर अली, सालम द्वितीय, टीपू सुल्तान।
प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। यानी कि जैसे कि आज वर्तमान आप देखते होते हैं प्रत्येक देश में एक दूतावास होता है हर देश का, ठीक है। तो ऐसे ही शुरुआत किसने की थी, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में। तो वह था टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। तो टीपू सुल्तान का आप चित्र देख रहे होंगे जिससे कि आपको याद बना रहे। तो भारतीय शासकों में से वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, वह थे आपके टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। नेपियर, ओट्रम, ह्यूरोज, सिलीमैन। प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। वह नहीं था आपका सिलीमैन। तो सिलीमैन को जो आप चित्र देख रहे होंगे, सिलीमैन ने कहा था कि हम अवध पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, लेकिन हम अधिक से अधिक अपने अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्ति कर देंगे किसमें, अवध राज्य में, लेकिन उसको अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे क्योंकि इससे एक कलंक लगेगा और संपूर्ण भारत में हमारी बदनामी होगी, ठीक है। इसलिए ये चाहता था कि अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया जाए। तो वह कौन थे आपके, सिलीमैन। अगला प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। सफदरजंग, सादत खान बुरहानुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, हुसैन कुली खान। तो प्रश्न आपको बताना है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि जो अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो जो सादत खान बुरहान उल मुल्क हैं, इन्होंने क्या किया था, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। कौन, सादत खान बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया। मीर बख्शी, अवध का सूबेदार, साम्राज्य का वजीर, सूबा बिहार का दीवान। प्रश्न क्या है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। वह कौन सा पद था, तो वह पद था आपका साम्राज्य का वजीर, ठीक है। तो जो सफदरजंग हैं, इनको अहमद शाह ने क्या किया था कि साम्राज्य का वजीर बनाया था। किसको, सफदरजंग को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, फर्रुखाबाद। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। तो वह राजधानी आपकी कौन सी थी, वह थी फैजाबाद, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फैजाबाद है आपका। तो अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कहाँ थी आपकी, फैजाबाद। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी द्वार समुद्रम, बेलूर, श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपकी कौन सी थी, वह थी श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम का कोई किला है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, बेडनूर, लुंड, केनरा, गोवा किस शासक के काल से संबंधित है। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजय क्षेत्र थे, दक्षिण भारत में निजाम के क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी सीमा के मुस्लिम क्षेत्र से, दक्षिण में फ्रेंच क्षेत्र से। तो क्या प्रश्न आपका, बेडनूर, लुंड, केनरा, गोवा किस शासक के काल से संबंधित थी। तो ये थी आपके प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा जीते गए क्षेत्र। तो बेडनूर, लुंड, केनरा, गोवा ये कौन से क्षेत्र थे, प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र। अगला प्रश्न, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। मुसलमान का विरोध, वाडियार वंश का विरोध, ब्राह्मण विरोध, जमींदार विरोध। प्रश्न क्या है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे
प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी कि वह उद्देश्य कौन सा था, वह था आपका वाडियार वंश का विरोध। तो ये वाडियार वंश का आपका महल है, काफ़ी खूबसूरत महल बना है, ठीक है। तो मैसूर में जो स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, वाडियार वंश का विरोध। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी, जनरल हैरिस, आर्थर वेलेस्ली, कर्नल रीड या जनरल स्टुअर्ट। प्रश्न आपका क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना के कमान संभाली थी, वह कौन था, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरल हैरिस। तो ये टीपू की जब मृत्यु होती है चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में, तो लॉर्ड वेलेस्ली का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, जनरल हैरिस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, हैदराबाद, मैसूर, मराठों का राज्य, अवध। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, तो वह कौन सा राज्य था, वह था आपका अवध। ये आप सभी जानते होंगे अवध के बारे में।